हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ आज यानी कि वेंसडे से ओपन हो चुका है और शुक्रवार तक इसमें आप बिडिंग लगा सकते हैं। इस 1200 करोड़ रुपए के आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 469 से 493 रुपए के बीच में तय किया गया है। कंपनी लॉट में 30 शेयर्स रखे हैं, इसीलिए आपको इसमें अगर आप निवेश करना चाहते तो कम से कम 14,790 रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। ये घर बनाने, रीमॉडलिंग, एडिशन और जमीन खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है और साथ ही कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल कराती है। कंपनी के आईपीओ को ग्रे मार्केट में अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि कंपनी का आईपीओ इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा दे सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी के 1200 करोड़ रुपए के आईपीओ में फ्रेश इशू है वो 800 करोड़ रुपए का है और जो ऑफर फॉर सेल है वो 400 करोड़ रुपए का होगा। अगर T+3 रूल्स के हिसाब से देखें तो अगर ये लागू होने के बाद शेयर का जो अलॉटमेंट है 18 दिसंबर 2023 को हो जाएगा और जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा उन्हें 19 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा। डीमैट खाते में शेयर्स को 19 दिसंबर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एनएससी और बीएससी ये दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है और 20 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईएसएफसी छोटे शहरों और कस्बों के सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, यानी कि जो कंपनी की प्रेजेंस है वो ज्यादातर मेजरली है टीयर 2 और टीयर 3 में। तो आज हमारे साथ इस आईपीओ के ऊपर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर रुपिंदर सिंह और कंपनी के सीएफओ मिस्टर आशीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, आईपीओ का इस्तेमाल कहाँ कुछ होने वाला है, वो सारी तमाम बातें हम इस कॉन्वर्सेशन में करेंगे। सो मिस्टर रुपिंदर एंड मिस्टर आशीष, वेलकम। सबसे पहले हम लोग कंपनी के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन 2010 में हुआ था और बड़ा क्लियर फोकस था कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को हमें कैटर करना है, जिसमें कैटेगराइजेशन भी करी गई थी कि टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स हैं जहां पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बैंकिंग इकोसिस्टम से बाहर होते हैं, जिनको बैंकिंग जनरली एंटरटेन इसलिए नहीं करते, कई बार उनके फाइनेंशियल कागज पूरे नहीं होते, उनकी बैंकिंग हैबिट्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी उनका घर का सपना है उसका पूर्ण करने के लिए ऐसी एक फाइनेंस कंपनी जो उनको सपोर्ट कर सके। तो इस थीम के साथ, इस थॉट के साथ इस कंपनी का गठन हुआ, इजाद हुआ और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको आगे लेके बढ़े। पिछले 13 साल में हमने कोई 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर की अंडरराइटिंग करी है और आज की बात करें तो 65,000 कस्टमर हमारे ऑनलाइन है आज की डेट में, जो लाइव है सिस्टम के अंदर। और जो बुक साइज अभी 5,100 करोड़ का बुक साइज है, शुरुआती दिनों से ही प्रॉफिटेबिलिटी का तरफ फोकस भी रहा है और रही भी है कंपनी में। असेट क्वालिटी बड़ी अच्छी मेंटेन रही है। तो अभी जो आंकड़े की बात करें सितंबर 30 2023 वाले, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है जिसमें कहेंगे एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कोई 5,100 करोड़ की है। जो प्रॉफिट करेंगे तो 110 करोड़ का प्रॉफिट आया है और रिटर्न ऑन असेट्स की बात करेंगे तो कोई 4% से ऊपर रिटर्न ऑन असेट्स है और 16% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है। किसी भी कंपनी, किसी भी बुक की अगर आपको क्वालिटी मेजर करनी चाहिए तो उसमें आपको जीएनपी नंबर देखना चाहिए। शुरू से ही हमारा फोकस बड़ा अच्छा रहा है कि अच्छे कस्टमर सिस्टम में हो, उनको हमेशा एंगेज करके रखें और जहां पे भी कलेक्शन की जरूरत पड़े वहां पे अच्छा फॉलोअप मैकेनिज्म भी हो। तो उसके रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। आज अगर हम देखें सितंबर का जो महीना है जिस पर हमने छमाही रिजल्ट्स निकाले हैं, वो जो जीएनपी नंबर है वो 1.1% के लगभग का जीएनपी नंबर है जो मेंटेन करके चल रहा है। तो कंपनी डे बाय डे स्ट्रेंथ अपनी इंप्रूव कर रही है और कोशिश कर रही है कि इन मार्केट्स में अपनी एक निश सेगमेंट बना सके। अच्छा टर्न अराउंड टाइम देना, अच्छे कस्टमर को सर्विस देना और कस्टमर के पास नजदीक जाके ब्रांच खोलना, ये थॉट प्रोसेस है जिससे कि हम अपने को लीवरेज कर पा रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपका मेन फोकस है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स जो है उनके ऊपर मेन फोकस है, तो इसका कितना कुछ स्कोप आप देखते हैं? आपको नहीं लगता क्योंकि फर्स्ट टाइम बोरोवर्स है तो उसकी वजह से मार्केट जो है कंपनी की वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है? ऐसा कि हमारे पास 70% से ऊपर फर्स्ट टाइम मॉर्गेज बोरोवर्स हैं, क्योंकि जिन मार्केट में हम जाते हैं कि वहां पे बैंक्स इनको एंटरटेन नहीं करते उस हद तक जितना एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स का। कभी लोन रिक्वायरमेंट इतनी फुलफिल नहीं हो पाती। कई बार उनको लगता है कि उनके जो स्कोप ऑफ वर्क है उससे बाहर उनकी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे भी है, तो उस कारण से इनको जो बैंकिंग इकोसिस्टम से बाहर रहने के कारण से इनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता।
तो अभी भी आप देखें भारत में जो मैक्सिमम होम लोन की जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन का फोकस भी रहता है वो Right. शहर 20-25 शहर टॉप के बाद उसके बाहर थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव बहुत कंट्रोल वगैरह रहता है। तो हमने फायर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देश का मैक्सिमम हिस्सा तो वहीं पे है और ऐसा नहीं कि वहाँ पे घरों की एस्पिरेशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डे इन आउट डेवलप हो रहा है, नई-नई मार्केट्स ईजाद हो रही हैं। तो हमें तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से और कस्टमर जो हमारे बुक्स पे भी हैं, वो भी बहुत नए-नए कस्टमर्स का रेफरल भी देते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ डे इन डे आउट बिल्ड होती जा रही है और यही कारण है कि अगर आप नंबर्स देखें, तो पिछले 3-4 साल का नंबर जो आपके सामने भी है, वो 40% ग्रोथ साल दर साल दी है और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मेंटेन करी है। राइट राइट। आशीष जी, लोन का एवरेज टिकट साइज क्या रहता है और क्या कुछ ब्याज दरें रहती हैं? हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहां पर जो जनरली हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है करीब 25 से 30 लाख रुपए और उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ऑन एन एवरेज 9 से 10 लाख रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे लोन का टिकट साइज है वो 9 से 10 लाख रुपए रहता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसे 5 लाख से लेकर करीब 30 लाख तक के सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और ब्याज दरें क्या कुछ रहती हैं? ब्याज दरों के लिए हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, जहां पर आप एनएचबी से हमारे पास कंसेशनल रेट पर फंडिंग आती है, उसको हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। वहां पर हम करीब 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जो हमारे दूसरे होम लोन होते हैं वहां पर हम करीब 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, वहां पर हम करीब 14% से ब्याज चार्ज करते हैं। तो हमारा कलेक्टिवली ऑन एन एवरेज हमारा जो ब्याज आता है वो आता है करीब 14.5%। 14.5%। परफेक्ट परफेक्ट। रिसेंट आरबीआई का फैसला आया था जिसमें रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया गया था, तो उसमें आपके जो कस्टमर्स हैं उन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा था उस चीज का? क्या बोरोइंग कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी? क्या कुछ सिनेरियो इसके बाद आप देख पा रहे हैं? जो आरबीआई का जो सर्कुलर आया था इसके अंदर जो 2 चीजें आरबीआई ने फोकस करी थी वो थी अनसिक्योर्ड लैंडिंग और दूसरा था कंजम्पशन बेस्ड लैंडिंग। तो बेसिकली जो आरबीआई का सेगमेंट था जो पर्सनल लोन जो मार्केट में हो रहे हैं उसको थोड़ा डिस्करेज करना, जो एक एग्रेसिव ग्रोथ आ रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में। अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो ये ऑल टुगेदर इससे डिफरेंट है, इससे कंट्रास्ट में है। जैसे कि हम लोग पूरा सिक्योर लैंडिंग में बिजनेस करते हैं जिसके अंदर डिफाइंड एंड यूज होता है, जिसके अंदर या तो कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है या अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाता है। तो हमारे ऊपर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो जो बैंक हमें लैंडिंग कर रहे हैं उनका उसके ऊपर रिस्क रेट चेंज नहीं होगा। तो अगर सिर्फ बैंकों का कोई रिस्क रेट चेंज नहीं होगा तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड बैंकों से जो आ रही है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या जो हम जो कस्टमर को लेंडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा उसका। राइट, सही बात है। रुपिंदर जी, कंपनी की लोन बुक का जो बड़ा हिस्सा है वो मेजरली 3 स्टेट से है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इन 3 राज्यों से ही जो आपका मेजरली हिस्सा है वो इन्हीं से होता है। तो क्या कुछ ऐसा बड़ा और स्पेसिफिक रीजन है कि आपकी जो अच्छी खासी प्रेजेंस है वो इन 3 स्टेट्स में है? क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंस है वैसे वो ओवरऑल 15 स्टेट्स में है। जी, तो इन 3 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप लोग? जी, जब हमने बिजनेस शुरू किया था 13 साल पहले, तो राजस्थान से बिजनेस शुरू किया था और मॉर्गेज ऐसा बिजनेस है वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता। आपको मार्केट प्रेजेंस दिखानी पड़ती है, वहां पे कस्टमर से रीच अपनी क्रिएट करनी पड़ती है, ब्रांचेस खोलनी पड़ती है। तो जिन स्टेट्स में हमने अभी तक बिजनेस खोला है वहां पे अच्छी ग्रोथ नजर आई है। तो क्योंकि राजस्थान पहली स्टेट थी तो आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान में नजर आएगा। ग्रोइंग स्टेज है, अभी भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र और एमपी खोली तो वहां पे भी सेम ग्रोथ आई है और हम साउथ में कोई 6 साल पहले गए हैं, वहां पे भी ट्रैक्शन आना शुरू कर दिया। तो पहले 3 स्टेट में 100% बिजनेस था आज से 8 साल पहले और उससे 12 साल पहले सिर्फ राजस्थान में 100% बिजनेस था। अब इन 3 स्टेट में घट के 60% रह गया। हालांकि यहाँ पे ग्रोथ अभी भी आती जा रही है। आने वाले समय में देखोगे इनका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम आएगा और जो नई स्टेट्स हैं क्योंकि वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे भी ग्रोथ दिख रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिल्यूशन तरीके से हो जाएगा। तो आप साउथ में और नॉर्थ की बाकी स्टेट्स में भी आप ऐसा पाएंगे, वहां पे भी डे बाय डे उनका जो ग्रोथ परसेंटेज वो बढ़ता जा रहा है। तो आज जो 61% इन 3 स्टेट में है, आप देखोगे तो कुछ समय बाद, कुछ क्वार्टरों बाद ये 61 का 60 से नीचे होगा, फिर 50 से नीचे होगा और इवेंचुअली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी सब 15 स्टेट्स। हाँ, ये लॉन्ग बिजनेस है, ये करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं। राइट। आशीष जी, आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होगा
उसका इस्तेमाल कंपनी कहाँ करना चाह रही है, क्या कुछ प्लान्स है उसको लेकर? तो जो आईपीओ का पैसा है उसको हम अपना कैपिटल बेस स्ट्रेंथन करने में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अभी हमारी कंपनी के नेटवर्क है करीब 1375 करोड़, तो ये हम जो टोटल 1200 करोड़ का साइज है, इसके अंदर 800 करोड़ प्राइमरी इश्यूएंस का है जो पैसा कंपनी के पास आएगा, और 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुछ अपना शेयर सेल कर रहे हैं उनको जाएगा। तो ये जो 800 करोड़ कंपनी का कैपिटल आएगा, इससे कंपनी को अपनी लेवरेज इंप्रूव करने में सहायता मिलेगी। तो जैसे कंपनी की लेवरेज अभी हम देखते हैं तो करीब 3.5 टाइम्स आती है हमारी लेवरेज, तो अगर ये पैसा रेज करेंगे तो हमारी लेवरेज करीब 2.25 टाइम्स आ जाएगी। तो हमें रनडे मिलेगा यहाँ से आगे करीब 4 साल का, जिसपे हम अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तो जो रेटिंग एजेंसीज है कंपनी की, वो रेटिंग एजेंसीज एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी का लेवरेज 4.5 टाइम्स होना चाहिए। तो जब ये कैपिटल आएगी तो लेवरेज में हमें थोड़ा सा ब्रीदर स्पेस मिलेगा, एंड देन वी विल हैव अ सफिशिएंट रनवे फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। राइट। आगे क्या कुछ कंपनी का प्लान है, ग्रोथ प्लान्स क्या क्या हैं, कैसे कंपनी आप देखते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी, क्या कुछ आगे नए प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग लॉन्च करने वाले हैं? हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हमारा कोर फोकस इसी कैटेगरी में होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रहने वाला है। रेशियो जो है होम लोन्स की 60% रहेगी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की 40% रेशियो रहेगी, अगर आप रेशियो की बात करें। हमने एक एक्सपर्टीज डेवलप करी है, एक निश बनाया है जो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट का है, उस सेगमेंट को कैटर करना जो अभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के जस्ट वर्ड्स पे बैठा है अभी, और उसको उसके अंदर ले जाना, ये थॉट प्रोसेस रहेगा। तो अभी हमारी थॉट ये रहेगी, जिस तरह से हमने ब्रांच नेटवर्क डेवलप किया है, 15 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस करी है, इसको और कैसे डीपर लेके जाएं, जिससे कि जो ट्रेंड्स हमने अभी तक दिखाए हैं इस पे हम बरकरार कंटिन्यू रहें। तो फोकस एरिया हमारा वैसा ही रहेगा। हम कोई एडिशनल प्रोडक्ट लाना नहीं चाहते अभी। एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, फोकस इस पे रहने वाला है, और हमें लगता है कि जो हमने निश सेगमेंट किया है इसमें भी बहुत कुछ काम करने वाला है और बहुत ग्रोथ की अभी अपॉर्चुनिटीज बाकी है। ऑलरेडी इसमें है। आशीष जी, आईपीओ से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या रिस्पॉन्स है जो आपको अभी तक मिल रहा है? ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे हमारे कल एंकर बुक खुला था, तो एंकर बुक में वी हैव सीन वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो जो लार्जर म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स, उनका काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पांस इन आवर आईपीओ। सो अभी तक जो हम हियर कर रहे हैं मार्केट में, तो करीब रिटेल सब्सक्रिप्शन पूरा हो चुका है, आईपीओ 1x सब्सक्राइब हो चुका है। तो as this IPO progress to the third day, we see a very good subscription in the overall IPO. ओके, रुपिंदर जी, कोई ऐसे 3 पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर को आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। 3 पॉइंट्स कोई। बहुत ही सिक्योर्ड फोकस प्रोडक्ट है, क्योंकि हाउसिंग एज ए प्रोडक्ट है, सिक्योर्ड है, तो इसलिए रिस्क कम है कंपेरेटिवली, अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग है उस सेंस में, कंपनी की विंटेज है, और जिस मार्केट्स में काम कर रही है वहां पे ग्रोथ के बहुत बहुत स्कोप है। तो कंपनी बहुत आगे ग्रो करने का स्कोप है उस सेंस में, और रिस्क कंपेयर टू अदर अनसिक्योर्ड या कुछ किसी और लैंडिंग बिजनेस की बात करूं मैं, कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं करना चाहूंगा, उसके मुकाबले इसमें रिस्क वेटेज काफी अच्छी कंट्रोल में, लो रिस्क वेटेजेस मिलती हैं इसमें, और इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस हमेशा हाउसिंग का सस्टेनेबल माना गया है। Okay, thank you so much and all the very very best. Thank you sir. Thank you so much. सो अगर आप लॉन्ग टाइम में आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देता है कि आप जब भी किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ज़रूर ले लें और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।